साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम आधुनिक काल पर बात कर रहे हैं। आधुनिक काल को हम समझ चुके हैं कि आधुनिक काल को आधुनिक क्यों कहा जाता है, आधुनिक शब्द का क्या अर्थ है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस प्रकार आधुनिक शब्द को परिभाषित किया है। उसके बाद हम भारतेंदु युग पर चर्चा कर रहे हैं और आज के सत्र में हम भारतेंदु युग पर आधारित प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। कुछ एक प्रश्न तो वे हैं दोस्तों जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसा कि हमेशा होता है, और कुछ प्रश्न नए भी बनाए गए हैं ताकि विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत। तो दोस्तों, यहां वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत, ये सभी कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आपको एक बात और ध्यान देनी है, इस प्रश्न से आपको ये समझ जाना चाहिए कि वे कृतियां भी पूछ ली जाती हैं जो अधिक प्रचलित या अधिक प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए प्रत्येक महत्वपूर्ण कवि की प्रत्येक कृति को ध्यान में रखना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि पायस पयोनिधि, क्योंकि इसका आंसर है, तो पायस पयोनिधि आखिर किसकी रचना है। तो भारतेंदु युग के ही एक अन्य कवि हैं जिनमें अन्य कवियों पर हमने जो बात की थी उनमें एक नाम था गोविंद गिल्ला भाई, पयोनिधि उन्हीं की कृति है। तो ये हुए यहां पर गोविंद गिल्ला भाई, उनकी कृति है पायस पयोनिधि और आंसर हमारा होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया। विकल्प है निर्गुण भक्ति की ओर, बी स्वदेश प्रेम की ओर, सी रीति ग्रंथों की ओर, डी श्रृंगार प्रियता की ओर। बहुत ही सरल सा सवाल है, थोड़ा सा अगर हम आईक्यू इस्तेमाल करें तो हम इसका उत्तर सही दे सकते हैं। देखिए, निर्गुण भक्ति का प्रचलन तो भक्ति काल की विशेषता थी, स्वदेश प्रेम आधुनिक युग की विशेषता है, रीति ग्रंथ रीतिकाल में लिखे गए, श्रृंगार प्रियता भी रीतिकाल में लिखी गई। यदि श्रृंगार प्रियता होती, रीति ग्रंथ होते हैं, तो आधुनिक काल होता ही नहीं। आधुनिक काल से इसलिए, आधुनिक काल रीति काल से इसलिए भिन्न है, और वो आधुनिक इसलिए है क्योंकि मध्यकालीन मानसिकता के से भिन्न दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है। वो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है आधुनिक काल को परिभाषित करते समय। एक तो मध्यकाल से, मध्ययुगीन मानसिकता से भिन्नता, और दूसरा नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी नए संसार को नए दृष्टि से देखने का नजरिया। तो इसलिए स्पष्ट बात है कि ये निर्गुण भक्ति भक्तिकाल से संबंधित है, ये दोनों प्रवृत्तियां रीतिकाल से संबंधित है। यद्यपि श्रृंगार प्रियता आदिकाल में और हर जगह रही है, लेकिन प्रधानता क्योंकि रीतिकाल में थी, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूं कि रीतिकालीन प्रवृत्ति है ये, क्योंकि इसी के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहकर के संबोधित किया है। तो उत्तर यहां पर हमारा होगा स्वदेश प्रेम की ओर, क्योंकि इससे पहले के तीनों काव्यों में, तीनों काव्य धाराओं में, तीनों कालों में स्वदेश प्रेम की बात की ही नहीं गई। उस तरह की कोई दृष्टि ही हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि आधुनिक काल अंग्रेजों के शासन की गुलामी का काल था, तो जरूरी था कि स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति हो, ताकि भारतवासियों के हृदय में सारी जितनी भी गुलामी की जंजीरें हैं उन सबको तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र करने की भावना प्रबल हो। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा। तो दोस्तों, आषाढ़ महात्म्य उनकी रचना नहीं है, उनकी रचना का नाम है वैशाख महात्म्य। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं 1865, 1890, 1885 और 1850। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी भाषा की रचना 1890 यानी प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? DSSB टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए नारद भक्ति सूत्र का, बी ऋतु संहार का, सी मेघदूत का और डी आंख की किरकिरी का। तो दोस्तों देखिए, नारद ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहली बात तो ये, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय सर्वस्व के नाम से किया। तो आंसर होगा हमारा ए। अब बात आती है ऋतु संहार और मेघदूत की। ये दोनों कालिदास की कृतियां हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आंख की किरकिरी एक उपन्यास है, आंखों की नहीं है, आंख की किरकिरी है। आंख की किरकिरी एक उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो स्पष्ट सी बात है, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद, तदीय सर्वस्व का अनुवाद उन्होंने नारद भक्ति सूत्र नाम से किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? DSSB पीजीटी 2021 में यह प्रश्न भी पूछा गया। भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली और भारतेंदु प्रसून। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का संग्रह किया गया था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान के विषय में यह कथन विचार प्रस्तुत किया है। तो उनका कहना, इस कथन का अभिप्राय यह है कि गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्थापना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की ही, उसके साथ ही वर्तमान साहित्य की जितनी भी विधाओं में रचनाएं की जा रही हैं, उनका प्रवर्तन भी, उनमें से अधिकांश का प्रवर्तन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। आगे चले, आंसर होगा इसका सी। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर परसन हित मनहु सुहाए। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न भी पूछा गया। भारतेंदु विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत। इसमें दोस्तों एक पंक्ति रह गई है, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कृति में यमुना छवि नाम से यमुना छवि नाम से यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसी की पंक्तियां हैं ये, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में हम इन पंक्तियों को अक्सर याद किया करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। साहित्य के प्रति अनुराग उनके विपुल साहित्य और अनुदित कृतियों को देखकर पता लगाया जा सकता है। कोमल हृदय थे क्योंकि साहित्यकार सदैव संवेदनशील हृदय के ही हुआ करते हैं। बी, उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, यह कथन भी बिल्कुल सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, यह कथन गलत है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने नवीन को अंगीकार तो किया,
लेकिन प्राचीन को भी स्वीकार किया। जहां जहां प्राचीन का अनुकरण करने की आवश्यकता थी उन्होंने प्राचीन को ग्रहण किया, और जहां बदलाव की आवश्यकता थी, नवीनता के प्रति आग्रह प्रदर्शित करना अनिवार्य था ताकि प्रगति का पथ, साहित्यिक प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके, वहां उन्होंने नवीन को भी स्वीकार किया। तो यह कथन पूरी तरह से असंगत है भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। तो इस कथन का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, यह युग प्राचीन भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बी, इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। सी, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। और डी, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो देखिए दोस्तों, पहले विकल्प पर बात करते हैं। यह युग प्राचीन भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, क्योंकि ये वो युग था, भारतेंदु युग, जिसमें ब्रज भाषा को पूरी तरह से त्यागा नहीं, लेकिन खड़ी बोली को अपनाने से भी अधिकांश कवि पीछे नहीं हटे। कुछ एक उदाहरण अपवाद स्वरूप जरूर मिलते हैं। तो ये कथन पूरी तरह से सही है। इसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की कि उन्होंने पुराने को पूरी तरह से त्याग दिया, क्योंकि रीतिकाल के बाद ही भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु युग के कवियों ने पूरी तरह से प्राचीन का त्याग नहीं किया। तो यहां पर भी कुछ एक कृतियां रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित लिखी गई, क्योंकि वो परंपरा रीतिकाल से चली आ रही थी। तीसरा बिंदु है, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गई। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा दोस्तों कि उनका परंपरा के प्रति विद्रोह था, लेकिन नवीन के प्रति आग्रह था, जो कि गलत था। परंपरा को भी अपनाया, नवीनता को भी अपनाया, तो ये उनका नवीन दृष्टिकोण था। देशभक्ति, लोक कल्याण का भाव जो है, वो छुटमुट लोक कल्याण का भाव तो पूर्ववर्ती साहित्य में मिलता है, लेकिन देशभक्ति जिस व्यापक स्तर पर भारतेंदु युग से विकसित होनी शुरू हुई, उसका पूरी तरह से अभाव पहले के साहित्य में है। कहीं कहीं क्षेत्रीय संकुचित राष्ट्रीयता मिलती है, आदिकालीन साहित्य में भी मिलती है, लेकिन जो स्वरूप देश के प्रति भक्ति का यहां है वो वहां नहीं है। और यहीं से देशभक्ति राष्ट्रीय स्वरूप धारण करती हुई आगे के समय में निरंतर प्रगतिवान होती है। तो देशभक्ति का भाव, नया दृष्टिकोण, लोक कल्याण के विषय में सोचना कि समाज को, भारतीय समाज को, भारतीय धर्म को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, उससे संबंधित रचनाएं लिखी गई, यानी लोकहित को ध्यान में रखा गया। समाज में जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के प्रति विद्रोह का स्वर प्रकट करते हुए किस प्रकार उन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रगति का पथ प्रशस्त किया जाए, वो बात भी यहां इस साहित्य में देखने को मिलती है। यही कारण है, इस नवीन दृष्टिकोण के कारण ही भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला युग है। यही वो बदलाव है जहां मध्यकाल से की मानसिकता से भिन्नता, एक भिन्न स्थिति में आकर एक नए दृष्टिकोण का आगाज होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ये विवरण सही नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग तो हुआ यहां की रचनाओं में, काव्य में भी हुआ, लेकिन गद्य में खड़ी बोली की प्रधानता रही, लेकिन नवीन काव्य शैलियों का प्रवर्तन आगामी युगों से ही शुरू हुआ, इस युग से नहीं। तो ये असंगत कथन है। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिलीजुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा टीजीटी 2020 में। विकल्प हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, ये कथन जाहिर सी बात है भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में है, क्योंकि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और उसी से संबंधित लगभग ये प्रश्न भी पूछा गया है। उन्होंने निज भाषा शब्द का प्रयोग भाषा के लिए इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी मातृभाषा को विकसित करने में ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये बात की और इस बात के लिए उन्होंने निज भाषा शब्द का
प्रयोग किया, न तो मिलीजुली भाषा का प्रयोग किया जो कि खड़ी बोली के लिए बाद में प्रयुक्त हुआ, आम फहम भाषा शब्द का प्रयोग भी नहीं किया और राष्ट्रभाषा की परिकल्पना तो इस युग में थी ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता, जाहिर सी बात है, जो काल केवल राजाओं की विलासिता और श्रृंगार प्रियता तक ही सीमित होकर रह गया था। भूषण जैसे कवियों की बहुत ही अपवाद स्वरूप हैं वो रचनाएं। इस काल में मात्र भूमि, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और शिक्षा के प्रसार प्रचार पर बल दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। ये कथन भी पूरी तरह सही है। पिछले लगातार 2-3 जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, वे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों से संबंधित ही आ रहे हैं, चाहे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रवृत्ति को लेकर हो, उनके साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर हो, या भारतेंदु युग की। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि समाज सुधार, सामाजिक पुनर्निर्माण की चर्चा हम अभी अभी एक प्रश्न में कर चुके हैं। वो सामाजिक पुनर्निर्माण इस कथन से संबंधित था। स्वदेश की बात वहां की गई, वो इससे संबंधित था क्योंकि मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात भारतेंदु युग के साहित्य में देखने को मिलती है। विषय चयन वैविध्यपूर्ण रहा क्योंकि केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं रही साहित्य की विषय वस्तु, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां जागृति की आवश्यकता थी, बदलाव की, पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, उन सभी विषयों को इस युग के साहित्य में उठाया गया। अब बात आती है अगले ऑप्शन की। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। ये बात बिल्कुल असंगत है क्योंकि राजभक्ति, इनकी जो राष्ट्रभक्ति है, देशानुराग है, देश के प्रति, राष्ट्र शब्द का तो यहां पर अभी दृष्टिकोण विकसित ही नहीं हुआ, वो आगामी युग में होगा। तो यहां पर जो देश के प्रति अनुराग अभिव्यक्त हुआ है वो दो भागों में विभक्त होता है, मूलतः मोटे तौर पर एक राजभक्ति और एक देश के प्रति भक्ति भाव। तो राजभक्ति भी है, यहां अंग्रेजी राज के प्रति भी भक्ति है, अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा भी कई कविताओं में की गई और देश के प्रति अनुराग भी यहां अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए राजभक्ति की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य की भर्त्सना की गई, ये बात गलत है, और राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता दी गई, ये भी असंगत कथन है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंसे के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? DSSB पीजीटी 2021 और NVS पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन पंक्तियों का अर्थ है यहां पर अंग्रेजों की शोषणवादी नीति पर प्रहार किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि भीतर भीतर, अंदर ही अंदर से सब इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करते हैं अंग्रेज शासक कि वे सबका शोषण करते हैं, सबका रस चूसते हैं और हंस हंस कर, ऊपर से सहृदयता दिखाकर, विनम्रता दिखाकर, सद्भाव प्रदर्शित करके अंदर से तन और मन धन सबको मूसते हैं, यानी मसलते हैं, मर्दन करते हैं, दमन करते हैं। ये इस बात में कहा गया है इस कथन में, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? विकल्प है प्रेम संपत्ति लता, बी श्यामा लता, सी श्यामा सरोजिनी और डी प्रेम प्रलाप। तो दोस्तों ये पहली 3 रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, लेकिन प्रेम प्रलाप जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? यूपी पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों शुक्ल जी का यह कथन संबंधित है प्रताप नारायण मिश्र से। भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र वे कवि थे, वे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी भाषा में
पूर्वी बोली का यानी अवधि के शब्दों का बेधड़क प्रयोग किया और सबसे अधिक प्रयोग किया। यहां तक कि लोकोक्ति और मुहावरे भी उनके बैसवाड़े की यानी पूर्वी की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, डीएसएसबी पीजीटी 2018 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है, हमें कंठस्थ कर लेनी चाहिए। बाहर, एक तो अभी आया ही एक प्रश्न में, बाहर भीतर सब रस चूसे, और दूसरी है निज भाषा उन्नति सब। इस पर आधारित, इन दोनों पंक्तियों पर आधारित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। तो ये ऑप्शंस हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा मैं अभी कर ही चुकी हूं, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए काशीनाथ सिंह, बी बिहारी, सी राधाचरण गोस्वामी, डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने इस कृति की रचना की, और इस कृति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कुंडलिया, बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलिया छंदों की रचना का संकलन इस ग्रंथ में किया है, और ये अपने समय की बहुत अधिक लोकप्रिय कृति रही। तो आंसर होगा हमारा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों साहित्यकार भारतेंदु मंडल के थे, क्योंकि भारतेंदु युग के थे ये। लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात की जा रही है, जो कि बाद के युग के साहित्यकार हुए, इसलिए इनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए माधव प्रसाद मिश्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों सी प्रताप नारायण मिश्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस भारतेंदु युग में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले साहित्यकार है प्रताप नारायण मिश्र। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। यह भी सही है। तीसरा, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। यह कथन गलत है। उन्होंने पद्य में खड़ी बोली और पद्य में ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली को प्राथमिकता दी। गद्य, बहुत कम पद्य ऐसा है जिसमें उन्होंने ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली का प्रयोग किया। अधिकांशतः गद्य उन्होंने खड़ी बोली में लिखा और पद्य उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा। अगला विकल्प है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? एनवीएस पीजीटी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नियाज, अब्र, रसा और आफताब। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से शायरी किया करते थे। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर और डी प्रेम माधुरी। तो दोस्तों उनकी खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। आंसर होगा हमारा ए। शेष कृतियां ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक है। यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा,
शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है, प्रस्तुत किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधुमुकुल, भक्त सर्वस्व। भक्त सर्वस्व, सतसई सिंगार, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार और मधुमुकुल। सतसई सिंगार, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग और मधुमुकुल। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भक्त सर्वस्व उनकी कृति का प्रकाशन वर्ष है 1870। प्रेम तरंग है 1877। सतसई सिंगार है 1878 और मधुमुकुल का प्रकाशन वर्ष है 1881। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द को किन दो अर्थों का बोधक माना है? इसकी चर्चा तो मैं इतनी बार कर चुकी हूं कि अब तक आपको उत्तर भी कंठस्थ हो गया होगा। ए ईश्वर एवं जगत, बी इहलोक और परलोक, सी मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, डी नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिकता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द को दो अर्थों का बोधक माना है। पहली बात मध्यकाल से भिन्नता और दूसरी बार नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण यानी संसार को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति। तो उत्तर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? ए 1843 ईस्वी, बी 1850, सी 1857 और डी 1868। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1843 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, भारतेंदु की किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अभिव्यक्ति हुई है? रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, फूलों का गुच्छा और मूक प्रश्न। तो बी उनकी प्रबोधिनी रचना वो अद्भुत कृति है जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही गई है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने व्यंग्य के लिए किस शैली को नहीं अपनाया? पैरोडी, स्यापा और गाली। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि पैरोडी, स्यापा और गाली इन तीनों को अपनाया उन्होंने, लेकिन श्लिष्ट पदावली यानी एक ही पद के दो अर्थ निकले ऐसी पदावली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं अपनाई। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से शायरी करते थे? ए रसा, बी अब्र, सी मेहताब और डी गुलबाग। तो दोस्तों वे रसा नाम से उर्दू में शायरी किया करते थे। अब्र उपनाम था प्रेमघन का। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत करने के प्रस्ताव किस पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया? करने का प्रस्ताव कर दीजिए इसको। विकल्प है सार सुधा निधि, बी आनंद कादम्बिनी, सी कवि वचन सुधा और डी नवोदिता। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं कि सार सुधा निधि जो काशी से एक पत्रिका निकलती थी उसमें कुछ विद्वानों के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनके साहित्यिक योगदान और साहित्यिक सक्रियता के कारण भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया जाए। तो ए विकल्प है सही उत्तर। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1850, 1857, 1860 या 1868। इसकी चर्चा भी कई बार हो चुकी है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो आंसर होगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेमघन की नहीं है? विकल्प है हार्दिक हर्षादर्श, बी मयंक महिमा, सी भारत सौभाग्य और डी प्रेम पुष्पावली। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रेम पुष्पावली इनकी कृति नहीं है बल्कि भारतेंदु
प्रेम पुष्पावली प्रेम घन की कृति नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम से संबंधित बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, लेकिन प्रेम पुष्पावली उनकी रचना नहीं है दोस्तों। प्रेम पुष्पावली है प्रताप नारायण मिश्र की रचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादन का श्रेय प्रेम घन को दिया जाता है? ए आनंद कादंबिनी, बी ब्राह्मण, सी नवोदिता और डी सार सुधानिधि। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन प्रेम घन ने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से शुरू किया था और 1881 ईस्वी इसके प्रकाशन का वर्ष माना गया है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आनंद कादंबिनी के साथ साथ वो पत्रिका थी, एक साप्ताहिक पत्र था, एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। इसका संपादन भी प्रेमघन ने किया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न प्रताप नारायण मिश्र की अधिकांश कृतियां किस पत्र में प्रकाशित हुई? विकल्प है नागरी नीरद, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा और सार सुधानिधि। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रताप नारायण मिश्र ने ही संपादन प्रारंभ किया था ब्राह्मण पत्रिका का और इसी में उनकी अधिकांश कृतियां प्रकाशित हुई। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, राधा दास, अंबिका दत्त व्यास या बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न अंबिका दत्त व्यास कृत प्रथम नाट्य कृति है हठी अंबीर, भारत सौभाग्य, ललिता और आश्चर्य वृत्तांत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंबिका दत्त व्यास की पहली नाट्य कृति ललिता है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कालांतर में पीयूष प्रवाह के नाम से प्रकाशित होने लगी? आनंद कादंबिनी, वैष्णव पत्रिका, कवि वचन सुधा या नवोदिता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैष्णव पत्रिका का संपादन ही कालांतर में पीयूष प्रवाह के नाम से किया गया। प्रारंभ में वैष्णव पत्रिका के रूप में जब ये संपादित होती थी तब ये केवल वैष्णव धर्म के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से संपादित की जाती थी, प्रकाशित की जाती थी। कालांतर में इसे साहित्यिक गतिविधियों से भी जोड़कर इसका नाम पीयूष प्रवाह कर दिया गया। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे और आप इनसे मार्गदर्शन और लाभ प्राप्त करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।